आवारा लड़कों के साथ रहकर वो बिगड़ गया है। सिगरेट पीता है, जुआ खेलता है, यहां तक कि अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है। हमारा शुभम ऐसा हो गया है? हाँ अमर, वो रास्ते से भटक गया है। चाहो तो नेहा से पूछ लो। वो नेहा के साथ अक्सर बदतमीजी किया करता है, लेकिन आज शराब के नशे में उसने ऐसी बेहुदा हरकत की है कि नेहा ने उससे सबक सिखा दिया। I'm sorry. I'm extremely sorry, आशा। मुझे सॉरी कहने से क्या होता है अमर? अपने बेटे पे अंकुश लगाओ, वरना उसकी हरकत देख के लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अमर, अब भी वक्त है, अपने बेटे को संभाल लो। अच्छा, मैं चलती हूं। सुनंदा, यही इल्जाम कभी तुमने किसी बहकावे में आकर रजत पर लगाए थे, और आज यही इल्जाम आशा शुभम पर लगा के गई है। रजत तुम्हारी वजह से तो घर छोड़कर चला गया था, लेकिन अब अपने शुभम को कौन सी सजा दोगी? लेकिन आशा ने जो कुछ भी कहा वो सच है या गलत, ये तो शुभम ही। अपनी आंखों से ममता की अंधी पट्टी उतार कर फेंक दो, वरना याद रखना सुनंदा, शुभम की जिंदगी बर्बादी के अंधेरों में गर्क हो जाएगी, और इसके साथ साथ चौधरी खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। समाज और सोसाइटी में जो इज्जत है वो सारे बाजार नीलाम हो जाएगी। दुनिया के सामने अमर चौधरी के साथ साथ सुनंदा चौधरी को भी झुक जाना पड़ेगा। अमर, सुनंदा, सुनंदा, क्या हुआ सुनंदा? क्या हुआ सुनंदा? अमर, मेरा हाथ सुन हो गया। अमर, घबराओ मत, सीधा करने की कोशिश करो। सुनंदा, इसे सीधा करने की कोशिश करो। नहीं अमर, बहुत दर्द हो रहा है। बैठो, बैठो, बैठो। घबराओ मत सुनंदा, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा सुनंदा, घबराओ मत। अमर, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। घबराओ मत सुनंदा, ठीक हो जाएगा सुनंदा, घबराओ मत।
जब इंसान का अपने विचारों पर काबू नहीं रहता और वो जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, तब ऐसे पैरालिटिक अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। राइट साइड पे अटैक हो गया तो समझिए बहुत बचाव हो गया। अगर लेफ्ट साइड पे हो जाता तो माय गॉड। डॉक्टर साहब, इनका ट्रीटमेंट घर पर ठीक रहेगा या हॉस्पिटल ले जाना होगा? नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, घबराइए नहीं मिसेस चौधरी, घबराइए नहीं, हम आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। हाँ सुनंदा, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा सुनंदा, उस पर यकीन रखो। मम्मी की बीमारी और पापा की परेशानी की वजह मैं हूं। लानत है मुझ पर जो अपने इतने अच्छे मम्मी पापा को दुख दे रहा हूं। मामा, मुझे तुम्हारी कसम, मैं भी रजत भैया की तरह एक अच्छा और नेक इंसान बनूंगा। ओह डैडी, आप भी क्या? बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। जब से तुम्हारे दादाजी और गिरधारी अंकल अपनी यात्रा करके लौटे हैं, उन्होंने एक ही रट लगा रखी है। वैसे डैडी, ये दादाजी और उनके परम मित्र कितनी यात्रा कर चुके हैं? मेरे ख्याल से 8-10 बार तो ये भारत भ्रमण ही कर चुके होंगे। बेटा, मेरी बात का रुख बदलने की कोशिश मत करो। ये लोग जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। डैडी, शादी? अगर तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी हो तो मुझे बता दो, वरना ये लोग अपनी मर्जी की लड़की नहीं से... नहीं नहीं डैडी, ऐसा जुल्म मत होने दीजिए। मैं खुद ही वो... इसका मतलब ये है कि हमारे बेटे ने लड़की पसंद कर ली। हाँ? जी हाँ। ओह, तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी शादी की चिंता सता रही है? बिल्कुल दीक्षा, सुबह शाम उठते बैठते हर घड़ी बस एक ही बात, कर लो शादी, कर लो शादी। तो कर लो ना शादी। तो तुम्हारी तरफ से हाँ बोल दूं? ना बाबा ना, मैं शादी वादी नहीं करना चाहती, और इनफैक्ट 5-7 साल तक तो बिल्कुल नहीं। दीक्षा, 5-7 सालों में तो मेरे पापा 5-7 बच्चे अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। बाप रे, नहीं। भगवान के लिए दीक्षा, प्लीज हाँ बोल दो ना, नहीं तो मेरे पापा ना मुझे किसी लूली लंगड़ी लड़की के साथ शादी की सूली पे चढ़ा देंगे। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, सिर्फ हाँ बोल दो। सिर्फ हाँ? हाँ हाँ। हाँ। रजत, समझ लो, हो गई। हाँ दीक्षा, लेप्रोसी अब क्यूरेबल है चंद्रा साहब। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। इनके शरीर में जहां जहां जख्म है वहां ये लेप लगाइएगा जी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि घाव खुले रहने चाहिए। ऑल राइट सर। लाइए मुझे दीजिए, आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके मिस्टर चंद्रा, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। जी। सुनो दिनेश, डॉक्टर की ट्रीटमेंट और तसल्ली के बावजूद मम्मी के घाव बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ आशा। तुम तो जानते हो ये डिजीज कितनी जल्दी फैल जाती है। हालांकि हमने मम्मी के बर्तन और कपड़े अलग रखे हैं, फिर भी। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी नेहा भी बच्ची है और तुम जानते हो कि बच्चों की स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। कहीं मम्मी की बीमारी के जर्म्स। क्या करें आशा, इलाज तो चल ही रहा है ना। वैसे अगर तुम ठीक समझो तो क्या हम मम्मी को आंटी के जीवन सदन में एडमिट करवा सकते हैं? वहां ट्रीटमेंट भी होगी और दिल भी बहल जाएगा, और नेहा की सेफ्टी भी। बहू, बेटा, बहू ठीक कह रही है, तुम मुझे वहीं छोड़ाओ। लेकिन माँ,
अरे नहीं नहीं बेटा, भगवान न करे मेरा ये रोग घर में किसी और को हो जाए। बेटा तुम मुझे जीवन सदन ही छोड़ाओ। नमस्ते नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बैठिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चे। कहिए कैसी हैं आप? मैंने इनका केस अच्छी तरह स्टडी किया है, चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, तुम इनकी बीमारी के सिम्टम्स देखते ही इन्हें ले आती तो अब तक ये ठीक हो गई होती। आप ठीक कहती हैं आंटी, लेकिन हमारा ख्याल था कि शायद एलोपैथी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्यों, है ना? देखो बेटा, हम भी अपने यहाँ मरीजों को बहुत दिन तक नहीं रखते। आंटी ये चेक है, इसमें मैंने अमाउंट नहीं भरा है, सिग्नेचर कर दिए हैं। आप जितना ठीक समझे उतना भर लीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, अगर ये तुम्हारी माँ है तो हमारी भी तो समधन है। हाँ, जब ये बिल्कुल ठीक होकर घर जाने लगे तब जीवन सदन को थोड़ा सा डोनेशन दे देना। जैसा आप ठीक समझे आंटी। मोहन, जरा बड़ी दीदी को भेज देना। बेटा जरा इनके एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। आपने मुझे बुलाया दीदी? हाँ बेटा। उमा, आना जाना, हंसना रोना, मिलना बिछड़ना, पाना खोना, सच पूछो संसार यही है, इस जीवन का सार यही है, फिर क्यों करे तू विचार, संसार संसार ये संसार। तो तुमने उमा को इसलिए तलाक दिया कि उसकी कोख से मरा हुआ बच्चा जन्मा था, और डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी, जबकि तुम्हारी मां को वंश चलाने के लिए एक बच्चा चाहिए था। दिनेश, अगर मैंने नेहा को जन्म ना दिया होता तो अपनी मां के कहने पर तुम शायद मुझे भी बाहर निकाल देते। ये तुम क्या कह रही हो आशा? ठीक कह रही हूं। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपनी मां की घिनौनी जिद और मर्जी के कारण तुमने अपनी पहली बीवी को बाहर निकाल दिया, तो मुझे क्यों नहीं? नहीं आशा नहीं, पता नहीं उन दिनों मुझे क्या हो गया था, क्यों मैंने मां के दबाव में आकर उमा के साथ इतना बड़ा अन्याय कर डाला। ये मैं आज तक न समझ पाया, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है आशा। लेकिन इससे क्या फायदा? उमा की जिंदगी तो मौत से बदतर हो गई है ना। उस बेचारी ने तो बिना कसूर पूरी उम्र सजा के तौर पे काटी है ना। शायद नसीब को यही मंजूर था आशा। नहीं, तुम्हारी मां को यह मंजूर था। मुझे समझ में नहीं आता उसने ये सारे दुख कैसे झेले होंगे। आशा, जिस औरत से अब मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, उसके बारे में सब सोचकर परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं एक औरत हूं दिनेश, इसलिए यह सोच के ज्यादा परेशान हूं कि एक औरत की तबाही का कारण दूसरी औरत, और वो भी तुम्हारी मां। मैं धन्य हूं मां जी,
जो आपकी सेवा करने का मौका मिला। और पापिन हूं मैं, जिसने अपने अंधविश्वास के कारण तेरा घर संसार उजाड़ दिया। जी माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है, तेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है मैंने। नहीं माँ जी, रोइए मत। वो कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर गुनाहगार पर पड़ती जरूर है। भगवान ने मेरे शरीर में कोड लगाकर मुझे तेरे ही सामने ला पटका, ताकि तू अपनी आंखों से देख सके कि तेरा ही गुनहगार अपने किए की सजा किस तरह पा रहा है। ये सब आपका सोचना है माँ जी। मेरा सोचना तो ठीक है बेटी, उस वक्त मेरे मन को कोड न लगता तो आज इस तन को भी कोड न लगता। मैंने तुझे बहुत सताया है बेटी, बहुत रुलाया है। बीती बातों को याद करके अपने मन को दुखी मत कीजिए माँ जी। उसकी मर्जी को कौन बदल सकता है, मगर मैंने ये कोशिश की। एक औरत होकर औरत की दुश्मन बनी। तुझे मैंने भगवान के लिए चुप हो जाइए माँ जी। अरे, तूने तो मुझे मां समझा, लेकिन मैं तुझे बेटी मान न सकी। अपने गले सड़े संस्कार के कारण तुझे अपने घर से बेघर होना पड़ा। देख उसका नतीजा, मेरा ये पूरा शरीर गल सड़ गया है। नहीं माँ जी, आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। मैं आपकी सेवा करूंगी, आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। अच्छी तो मैं होना भी नहीं चाहती, मगर इतना जरूर चाहती हूँ, तू मुझे माफ कर दे बेटी। ऐसा कहकर आप मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा धर्म भी है। काश मैंने भी अपना धर्म निभाया होता। अब बीती बातें भूल जाइए, आप आराम कीजिए, मैं कल फिर आऊंगी। बैठिए। जब से मुझे पता चला है कि दिनेश ने आपके साथ वो किया है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं अपने आप को आपका गुनहगार समझती हूँ। ये बात अगर मुझे पहले पता चल गई होती तो मैं... क्या आप उनसे शादी ना करती? पर इससे क्या हो जाता? उनकी जिंदगी में कोई और औरत चली आती, क्योंकि माँ जी को अपना वंश चलाने के लिए एक बच्चा चाहिए था जो मैं ना दे सकी। मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने उन्हें वो दे दिया जो मैं ना दे सकी। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जिंदगी तबाह कर देना और अपनी खुशी के लिए किसी और को रुला देना, इन बातों से क्या होता है आशा जी? बेसिकली हर इंसान सेल्फिश है। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन दिनेश ने आपके साथ जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज। आपकी सहानुभूति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। लेकिन आपकी सहानुभूति से अब क्या होगा? क्या मेरा बीता हुआ कल लौट आएगा? वो पल लौट आएंगे जो मैंने जीते जी मर मर के गुजारे हैं? नहीं आशा जी, नहीं, नहीं लौटेंगे। मेरी जिंदगी के हंसते फूलते गुलशन को जलता तपता रेगिस्तान बनना था, सो बन गया। अब किसी की सहानुभूति से कुछ नहीं होगा। उमा, धीरज रखो उमा। आप फिक्र न करिए आशा जी, मैं माँ जी की पूरी सेवा करूंगी। देखिएगा वो ठीक होकर घर जाएंगी।